जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त जो हमारे साथ यहाँ मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बताती चलूँ कि ही इज़ एक्टिंग डायरेक्टर यूएसएड एनर्जीज, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नदीम हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी से रिलेटेड जो आज हम बात करेंगे। सर अगर देखा जाए तो खबरों के अंदर आम तौर के ऊपर बड़ी न्यूज़ में हेडलाइंस होती हैं एनर्जी सेक्टर के हवाले से, और अच्छा तो बहुत कम सुना जाता है। मोस्टली हम गर्मा गर्म इस तरह की खबरें सुन रहे होते हैं। तो इस वक्त जो करंट सूरत हाल है पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर की, वो आप क्या समझते हैं, क्या है? जी वाकई ये सच है कि न्यूज़ में अक्सर एनर्जी सेक्टर को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, और शायद उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत ज़्यादा एक लंबी हिस्ट्री है इश्यूज़ की एनर्जी सेक्टर में। और अक्सर लोग को याद होगा कि आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का सामना भी था। तो ये इस वजह से एनर्जी सेक्टर बहुत ज़्यादा डिस्कस होता रहा है मीडिया में। मगर अब पिछले कुछ अरसे से, ख़ास तौर पे पिछले 5-6 साल से बहुत ज़्यादा काम हुआ है एनर्जी सेक्टर के ऊपर, और उसमें जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप था, जो कि अक्सर शॉर्टेज हो जाती थी कि एनर्जी की ज़रूरत है लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इतने प्लांट्स नहीं हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगे हैं पिछले 4-5 साल में। इसमें LNG है, इसमें कोल है, इसमें कुछ नए डैम भी बनाए गए हैं, अगरचे वो छोटे डैम है लेकिन वो नए डैम ऑनलाइन हुए हैं, और इसमें विंड और सोलर के प्रोजेक्ट्स भी ऑनलाइन हुए हैं। सही है, ठीक है। तो इस वजह से अब पिछले कुछ अरसे से एनर्जी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, और यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो एनर्जी सेक्टर के इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। चलें, ये तो अच्छी बात आपने बताई है, कुछ तसल्ली ज़रूर होगी ये बात सुनकर। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है कि बहुत मुख्तलिफ इदारे हैं जो एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं जो एनर्जी के इस मसले को, और जो अपकमिंग आप बातें बता रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उसमें आपकी बात बिल्कुल सच है कि बहुत ज़्यादा ऐसे इदारे हैं जिनको हम डोनर एजेंसीज भी कहते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा अपना ताल्लुक भी USAID से है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और ये भी पिछले तकरीबन 10-11 साल से एनर्जी सेक्टर में USAID के साथ काम कर रही है। तो हम जब ये काम करते हैं तो उसमें 2 किस्म के काम हम गवर्नमेंट के साथ करते हैं। पहला ये है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। टेक्निकल असिस्टेंस से मुराद ये है कि ये डायरेक्ट एड नहीं होती है, कोई डायरेक्ट पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए जाते, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं दूसरे मुल्कों से, जो कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ एनर्जी के इदारे हैं उन सब के साथ मिल के बहुत सारे इशूज़ के ऊपर काम करते हैं, उनको अपनी एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। इसमें बाज़ औक़ात हम नए सिस्टम्स और नई टेक्नोलॉजीज़ को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो सारे का सारा हम टेक्निकल असिस्टेंस के तहत करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एक दूसरा हमारा जो मेजर पोर्शन है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से मुराद ये है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि पाकिस्तान में जो ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट्स हैं या नए प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे बेसिकली आपको डायरेक्ट एड चाहिए, उसमें फिर वो डायरेक्ट एड गवर्नमेंट को दी जाती है, चाहे वो कोई डैम बन रहा हो, चाहे वो कोई ट्रांसमिशन लाइन बन रही हो, तो उसमें भी हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट एड भी उसके ज़रिए प्रोवाइड करते हैं। और उसका बुनियादी मकसद यही होता है इस तमाम असिस्टेंस का, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंस हो या वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असिस्टेंस हो, कि गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ एनर्जी सेक्टर के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। सही, जहाँ प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम इस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकते। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर पाकिस्तान प्रोजेक्ट USAID का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैं कहूँगा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंडर हम बेसिकली मुख्तलिफ जो इदारे हैं, आप लोग थोड़ा बैकअप करूँगा कि एनर्जी सेक्टर को कोई एक इदारा नहीं देख रहा। बिल्कुल सही। एनर्जी सेक्टर को देखने के लिए एक से ज़्यादा इदारे हैं। अगर हम वापडा की बात करते हैं तो वो डैम्स की रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करते हैं तो वो जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि सोलर और विंड के प्रोजेक्ट्स उनके ऊपर काम करते हैं। जब हम रेगुलेटर की बात करते हैं तो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि तमाम प्रोजेक्ट्स को रेगुलेट कर रही है, और तमाम इदारों को रेगुलेट कर रही है। और इसके अलावा जब हम देखते हैं
PPIB पावर, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, तो जो कोल और LNG के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ इदारे हैं। तो जब इन मुख्तलिफ इदारों को असिस्टेंस की ज़रूरत होती है और उनकी अपनी अपनी ज़रूरियात हैं, तो उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर पाकिस्तान प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर है, चाहे वो ट्रांसमिशन का सेक्टर है, चाहे वो जनरेशन का सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर्स में ये प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जो मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, उन सब के साथ मिलकर पिछले तकरीबन 4 साल के अरसे से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ट्रांसमिशन लाइंस का बड़ा एक इशू रहा है, काफ़ी अरसे तक बड़ी चीज़ें जो है वो उससे प्रॉब्लमेटिक रही हैं। अब क्या सूरत हाल है उसकी? जी बिल्कुल, ट्रांसमिशन का बेसिकली इशू ये है कि हमारे पास इस वक्त जो जनरेशन आ रही है वो ज़्यादा है, और उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनकी जो इस्तेदाद है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। तो उसके ऊपर 2 चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। सबसे पहली चीज़ तो प्लानिंग है कि कहाँ कहाँ पे इस्तेदाद को बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे नई लाइंस लाने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे एग्जिस्टिंग लाइंस को ही रिहेबिलिटेट करने की या उनको जो अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एक तो बात ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो एक्चुअल ये प्लानिंग होगी, उसके बाद एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कि एक्चुअल इस प्लानिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इन दोनों के ऊपर काम हो रहा है। इन दोनों के ऊपर USAID ने भी असिस्टेंस प्रोवाइड की है, और दूसरे सेक्टर्स, दूसरे बहुत सारे डोनर्स भी हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट पाकिस्तान को इनके ऊपर असिस्टेंस प्रोवाइड की है। ट्रांसमिशन के साथ साथ एक जो बड़ा हमारे मुल्क में एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर है, वो कंपनीज जो कि हमारे घरों में बिजली पहुंचाती हैं और उनके बाद हमें बिल करती हैं और बिल को कलेक्ट, उसके अगेंस्ट वो कलेक्शन करती हैं। तो इन कंपनीज का इस वक्त, इन कंपनीज में इनके अपने इशूज़ हैं, जिनमें बिजली चोरी भी है, इनमें बदकिस्मती से इनके लाइन लॉसेस भी हैं। लाइन लॉसेस से मुराद ये है कि जब बिजली ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनका ट्रांसफार्मर है, जो उनकी तारें हैं, अगर वो पुरानी होंगी, वो सही नहीं होंगी, तो वो बिजली रास्ते में बहुत ज़्यादा वो लूज़ करेंगे। सही। तो ये इसको हम लाइन लॉसेस कहते हैं आसान जुबान में। ओके। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लाइन लॉसेस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो जो USAID और इवन ये कि दूसरे इदारे भी जो हैं वो इन दोनों ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और इन दोनों के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, जो अभी आपने बिजली चोरी की बात की थी, तो वहाँ पर एक और चीज़ बड़ी आती है कि अब जो देखा जा रहा है स्मार्ट मीटरिंग हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इससे चोरी रुक जाएगी और आगे क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं स्मार्ट मीटर्स के? क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत भी होती है कि जी मीटर बड़ा तेज चल रहा है, मीटर वो डायरेक्ट हो गया और ये चोरियां हो रही हैं, आपने कुंडे डाल दिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अब सुधर सकते हैं लोगों के? नहीं, बिल्कुल, ये आपका बड़ा ही अहम और आजकल के ज़माने के हिसाब से तो बड़ा ही रेलिवेंट क्वेश्चन है जी। तो उसमें ये है कि बेसिकली पहली बात यह है कि मैं इसको कहूँगा कि ये हमारे कंज्यूमर बिहेवियर है, जिसको चेंज करने के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम भी लगेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जिनकी मदद से ये चीज़ चेंज की जा सकती है। उनमें जो सर फहरिस्त टेक्नोलॉजी है वो है एरियल बंडल्ड केबल। आसान अल्फाज में समझ ले कि एंटी थेफ्ट केबल। अच्छा। आम जो केबल्स होती हैं जो कि अभी भी काफ़ी इलाकों में, बल्कि मेजोरिटी तो अभी वही केबल्स यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे कुंडा लगाया जा सकता है। कुंडा लगा के लोग अपने घर तक या अपने जो भी उनका मोहल्ला है, जो भी जगह है जहाँ पे लेकर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। ये जो एरियल बंडल्ड केबल होती है, इसमें बेसिकली बिजली चोरी नहीं की जा सकती, इसके साथ डायरेक्ट हुक या डायरेक्ट कुंडा नहीं लगाया जा सकता। अच्छा। तो वो केबल जो है USAID ने वो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इन दोनों में इंट्रोड्यूस करवाई है और इन दोनों में इंस्टॉल भी की हुई है, और उसके बेनिफिट्स जो है ऑलरेडी सामने आ रहे हैं। तो उसके लिए तो ज़्यादा बेहतरी है कि इन इलाकों में, जिन इलाकों में चोरी है, वहाँ पे ये बंडल्ड केबल को, या एंटी थेफ्ट केबल आसान जुबान में बोलते हैं, एंटी थेफ्ट केबल को एक्सटेंड किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। तो ये जो हाँ जी जी उसके बाद दूसरा उसका मरहला, जैसे आपने पूछा स्मार्ट मीटर्स का। स्मार्ट मीटर्स बेसिकली हमें समझना चाहिए कि स्मार्ट मीटर है क्या। जैसे कि आप आम हालात में कुछ अर्सा पहले स्मार्टफोन्स का एक बहुत ज़्यादा नाम मशहूर हुआ था जी।
तो स्मार्टफोन क्या है? स्मार्टफोन बेसिकली ये है कि जो आपका आम फ़ोन था जिसमें सिर्फ कॉल रिसीव होती थी और कॉल की जा सकती थी, SMS होता था, उससे बढ़ के उन्होंने ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी दी कि आप इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आपके ऐप हैं, बिल्कुल आप ऑनलाइन रह सकते हैं, हर वक्त आप ईमेल्स चेक करते हैं, और बहुत सारे जो काम जो कि पहले आम फ़ोन में मुमकिन नहीं थे, अभी ये स्मार्टफोन में आए। बिल्कुल इसी तरह जो आम मीटर है उससे एक स्टेप आगे का है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर में होता यह है कि हमारे आम जैसे कि मोबाइल में एक सिम कार्ड इंसर्ट होता है, इसी तरह पाकिस्तान में जो स्मार्ट मीटर बन रहे हैं उसके अंदर एक सिम कार्ड इंस्टॉल होता है। वो सिम कार्ड ऑल द टाइम कम्युनिकेट कर रहा होता है अपनी कंपनी के साथ। उसमें अगर कोई शख्स उस मीटर के साथ छेड़छाड़ करना चाहे तो मीटर एक सिग्नल भेजेगा जिससे कंपनी को पता चल जाएगा कि मीटर के साथ इस वक्त छेड़छाड़ की जा रही है। उसके अलावा अगर कंपनी चाहे तो पहले ये होता था कि पहले मीटर के लिए मीटर रीडिंग के लिए मीटर रीडर को ही आना पड़ता था और मीटर रीडिंग देखनी पड़ती थी, जो कि वो महीने में अमूमन एक बार होती है। अब ऑनलाइन हो गया। अब ऑनलाइन है वो स्मार्ट मीटर, किसी भी वक्त आप उसके साथ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दिन में चाहे एक बार उससे रीडिंग ले, चाहे उससे 10 बार रीडिंग ले, ये दोनों मुमकिन है। सिमिलरली अगर कंपनी चाहे तो वो इंस्ट्रक्शंस भेज सकती है स्मार्ट मीटर को। अगर कंपनी चाहे कोई शख्स बिल नहीं दे रहा तो वो स्मार्ट मीटर को इंस्ट्रक्शन भेज सकते हो, स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिकली उसका रुक जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं वो सारी की सारी जो कि स्मार्ट मीटर में आई हैं। और इसके ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये सारी चीजें उसमें फैसिलिटीज उसमें डालेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें बिजली चोरी को भी रोका जा सकता है। उसमें जो मैनिपुलेशन होती थी मीटर रीडिंग की आगे, मैनिपुलेशन से मुराद ये कि मीटर रीडर महीने के आखिर में मीटर पीछे कर दिया, फर्ज करे कि वहां पे बिल्कुल अगर 100 यूनिट है तो 50 यूनिट लिख के ले जाएगा और किसी को नहीं पता कोई तरीका नहीं उसको पता करने का। अब ये स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिकली रीडिंग भेज रहा है। तो इनकी जो आप डिस्ट्रीब्यूशन अगर है और इंस्टॉलेशन है, इसका क्या प्रोसेस होगा, कब तक होंगी है? जी ये ऑलरेडी पाकिस्तान में इस वक्त इंस्टॉल हो चुके हैं। अच्छा। ये USAID ने स्मार्ट मीटर्स लगभग 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए थे और वो स्मार्ट मीटर्स इस वक्त तकरीबन लगभग जो 2 कंपनीज उनमें ज़्यादा काम हुआ था, जिसमें पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है। लेकिन उसके अलावा ये स्मार्ट मीटर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में भी लगे थे। अब तो माशाल्लाह से ये हुआ है कि हमारी जो कंपनीज हैं, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन्होंने अपने रिसोर्सेज से स्मार्ट मीटर्स को खरीद के इंस्टॉल करना शुरू किया। दैट मींस उन्हें लगा कि हमारे मसले सॉल्व हो सकते हैं इन सारी चीजों बिल्कुल। स्मार्ट मीटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। अब उसमें जाहिर सी बात है कि अगर आप देखें कि हमारे मुल्क में जो मीटर्स हैं इस वक्त वो लाखों की तादाद में हैं और उसकी बनस्बत स्मार्ट मीटर्स जो लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ हज़ारों की तादाद में हैं। तो कुछ टाइम तो लगेगा कि वहाँ तक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने ज़्यादा मीटर्स को चेंज करते हुए, लेकिन ये बहरहाल एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, पाकिस्तान में खरीदी जा सकती है, पाकिस्तान में लगाई जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर जो है वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और एरिया वाइज इसे प्रायोरिटाइज भी किया जा सकता है कि हाँ जी ये इलाके कुछ इस तरह के हैं कि इनमें ये इस तरह की चीज़ें, ये मीटर की जो चोरी है, बिजली की चोरी है, ये ज़्यादा देखी जाती है, तो सबसे पहले वहाँ पर लगवाए जाएं और इस तरह से किया जाए। सही। तो इन सारी चीज़ों से लोड शेडिंग भी मेरे ख्याल से बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग का भी बड़ा मसला होता है। जी बिल्कुल। लोड शेडिंग में अब ऐसा है कि लोड शेडिंग में सबसे पहला इशू तो है सप्लाई का, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने उसको बड़ी हद तक टैकल कर लिया है। हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा प्लांट्स ऑनलाइन है और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो रहे हैं अगले चंद सालों में। तो जो सप्लाई की जो सिचुएशन थी वो तो बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके बाद उसमें अगला स्टेप है उस सप्लाई को, जो बिजली बन रही है उसको ट्रांसमिट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो लोड शेडिंग के जो मसला है उसमें बहरहाल ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जो ट्रांसमिशन सेक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है कि यहाँ पे भी काम की ज़रूरत है। बट द गुड थिंग इज़ कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारे दूसरे इदारे जैसे कि USAID है वो भी उसमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों में इन सेक्टर्स के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो यकीनन लोड शेडिंग का मसला हल हो सकता है। चले ये एक और अच्छी खुशाइन बात हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा लोड शेडिंग का मसला होता है। अच्छा, अगर हम देखा जाए तो अमरीकी हुकूमत के ताउन से जो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में काम हो रहे हैं उनके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, अमरीकी हुकूमत के ताउन से इस वक्त पाकिस्तान में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 3 मेजर एरियाज़ हैं, तीनों मेजर एरियाज़ में काम हो रहा है।
जनरेशन सेक्टर में हमने मुख्तलिफ डैम्स के ऊपर उनकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल की है और मुख्तलिफ डैम्स के ऊपर इस वक्त भी काम चल रहा है। इसमें सतपरा डैम और गोमलजैम डैम जिनकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है, गोलन गोल्ड डैम के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के लगाए गए हैं। उसके अलावा माजी में हम थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर भी काम कर चुके हैं। इसमें मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर प्लांट, गुड्डू थर्मल पावर प्लांट और जमशोरो थर्मल पावर प्लांट, ये तीनों का नाम शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान में ट्रांसमिशन सेक्टर में जमपीर के इलाके में बाकायदा ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई है और ये ट्रांसमिशन लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये ट्रांसमिशन लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि जमपीर का इलाका हमारा विंड कॉरिडोर है जहाँ पे हवा से बिजली बनाने वाले प्लांट्स लगाए गए हैं। आपने शायद कभी खबरों में या कभी टीवी में देखा हो कि वो जो बड़े बड़े पंखे होते हैं जो कि यूँ घूम रहे होते हैं, एग्जैक्टली आसान अल्फाज में उसको यूँ कहते हैं कि बड़े पंखे, तो वो बेसिकली बिजली के विंड के पावर प्लांट्स हैं जो कि जमपीर के इलाके में लगाए गए हैं। ये जमपीर का इलाका सिंध में वाक़या है। अच्छा, तो ये इलाका जहाँ पे ये बिजली बन सकती थी और जहाँ से ये प्रोड्यूस होती है, उसको मेन जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उससे कनेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। अच्छा। तो यूएस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ट्रांसमिशन लाइन बनाई जो कि वहाँ से बिजली को लेके इस वक्त नेशनल ट्रांसमिशन लाइन को प्रोवाइड कर रही है। तो ट्रांसमिशन सेक्टर में भी हम काम कर चुके हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में तो लगभग तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऐसी हैं जिनके साथ हम काम कर चुके हैं और इसमें स्मार्ट मीटर से लेके उनकी एंटी थेफ्ट केबल्स तक, उन इंटरनल जो न्यू सॉफ्टवेयर्स हैं, इंजीनियरिंग के सॉल्यूशंस हैं, उनके ऊपर काम हुआ है। और ख़ास तौर पे पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो कि पूरे केपीके को बिजली फराहम करती है और मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो कि पूरे साउथ पंजाब को बिजली प्रोवाइड करती है, उनके साथ मिलकर यूएस गवर्नमेंट ने पिछले तकरीबन 8-10 साल से बहुत ज़्यादा काम किया है और उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स भी आई हैं। ग्रेट। वेल, जितना भी अभी हमने नदीम साहब डिस्कशन किया उससे वाकई इस हद तक तो आइडिया हो गया है कि जो पहले मसले मसाइल आ रहे थे तो वो आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो एनर्जी के हवाले से बहुत मसले हमारे सॉल्व हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद आगे सॉल्व होने को हैं। जिस तरह से आप लोगों का इदारा और मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो एनर्जी सेक्टर के हवाले से इदारे काम कर रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लेकर आए और जितना भी हमने डिस्कशन किया वो बड़ा खुशाइन डिस्कशन था और खुशखबरियाँ थी कि आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद बेहतर होती चली जाएंगी। तो बहुत शुक्रिया हमारे। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप कि आइंदा आने वाले दिनों में वाकई एनर्जी सेक्टर की एग्जैक्टली जो हमने बातें की हैं वो इम्प्लीमेंट भी होके सामने नजर आए। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाहिर सी बात है हम भी मिलकर काम कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस। ट्रू दैट, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी।